सबसे पहला जब शब्द हमारे दिमाग में आता है कि लाइट, तो सबसे पहले दिमाग में शब्द आता है लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज है, एक तरह, सॉरी अल्ट्रावायलेट नहीं, एक तरह का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये आप क्लास 11 ट्वेल्थ में खासकर जाकर आप डिटेल में पढ़ोगे इसको, अभी नहीं। ठीक है, बस आप ये मान लो कि एक तरह की इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होता क्या है ना, आपकी दुनिया में बहुत तरह की वेव्स पाई जाती हैं, बहुत तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उन उन पार्टिकल्स में से, उन वेव्स में से एक वेव है आपकी, एक वेव है आपकी, एक वेव है आपकी जिसका नाम होता है लाइट। इसकी स्पेशलिटी क्या है, हर वेव की एक स्पेशलिटी होती है, हर वेव का एक काम होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि वो उस तरह की वेव है, लाइट एक इस तरह की वेव है विच इज विजिबल टू आवर नेकेड आईज, विच इज विजिबल टू आवर नेकेड आई, जो हमारी आंखों को, आंखों को बिना किसी पर्दे के भी दिखाई दे सकती है, बिना किसी लेंस की भी दिखाई दे सकती है। ऐसे पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, सॉरी ऐसे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या कहते हैं, अपना लाइट कहते हैं। बस सिंपल, आप ये शब्द ध्यान रखना, बस विजिबल, कि जो चीज हमें, जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं अपना लाइट बोलते हैं। अब लाइट बहुत सारे फिनोमिना करती है, बहुत सारे फिनोमिना करती है दुनिया में, सिर्फ ये नहीं जो आप तो सिर्फ दो तीन पढ़ रहे हो। लाइट के जो हम बात करें फिनोमिना की, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप इसको क्लास 8th में पढ़ के आए हो। ठीक है, आप इसको क्लास 10th में पढ़ रहे हो, फिर इसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे, वो भी अलग अलग दो दो चैप्टर में। तो फिनोमिना ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो बेटा लाइट बहुत तरह की फिनोमिना करती है। जैसे वो करती है आपका रिफ्लेक्शन करती है, जैसे वो आपका रिफ्लेक्शन करती है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपका वो और क्या करती है, वो आपका डिस्पर्जन करती है। ठीक है, क्या होता है डिस्पर्जन, अभी कोई मतलब नहीं है अभी आपको इस बात से। ठीक है, डिस्पर्जन को तो खैर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। और बात करें तो आपका डायफ्रैक्शन करती है। ठीक है, और क्या कर सकती है वो, और बहुत सारी चीजें कर सकती है वो, आपकी पोलराइजेशन करती है। तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करती है, पर आपके सिलेबस में डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है नहीं। ठीक है, ये दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नॉट इन सिलेबस। ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, क्लास 12th में इनके बारे में पढ़ोगे। फॉर नाउ आप क्या क्या पढ़ोगे, अभी आप रिफ्लेक्शन का कुछ कुछ पढ़ोगे, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन का भी कुछ टॉपिक वापस से क्लास 12th में आएगा। डिस्पर्जन का बहुत हल्का सा आइडिया लोगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म कैसे होता है। तो ये आपके एक तरह से सिलेबस में है, ये आपके एक तरह से सिलेबस में है। ठीक है, अब फिनोमिना ऑफ लाइट जो भी ये कर रहा है, वो किस तरह की सरफेस से कर रहा है, टकरा के कर रहा है कि उसमें आर पार घुस के कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सरफेसेस की मदद ले रहे हो। तो जनरली आपके पास में बेटा दो तरह की सरफेसेस अवेलेबल होती हैं, जनरली आपके पास में दो तरह की सरफेसेस अवेलेबल होती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस, एक होती है जिसको हम बोलते हैं आपका प्लेन सरफेस, और दूसरी सरफेस जिसको हम बोलते हैं आपका स्फेरिकल सरफेस। एक होती है प्लेन सरफेस और एक होती है आपकी स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस और प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, प्लेन सरफेस आपको पढ़ना है लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन में। प्लेन सरफेस का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लीजिए आपकी इस तरह की एक सरफेस है। ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है, इसके बाद यहाँ पे जा रही है, अब पता नहीं क्या हो रहा है उसके बाद में, ये एक सरफेस है बस। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस हम बात बात करेंगे। या लाइट यहाँ से आ रही है और वापस ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपका सरफेस फिनोमिना हो गया। ठीक है, दूसरा स्फेरिकल फिनोमिना क्या होता है कि जब आपकी जो सरफेस है वो इस टाइप की है, थोड़ा कर्व टाइप की है स्फेरिकल फॉर्म में, या वो इस टाइप की है इस तरह की फॉर्म में, दोनों एक ही हो गए। ठीक है, तो आपका या तो इस टाइप की है इस तरह से, या आपको इस टाइप से चीजें देखने को मिलेंगी, या इस टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, सब आपने देख रखे हैं कभी ना कभी। तो इन तरह की सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल सरफेसेस बोलते हैं, और हमें इनके ऊपर पढ़ाई भी करनी है। तो इस चैप्टर में आपको बस यही पढ़ना है कि प्लेन सरफेस के ऊपर जब हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, प्लेन सरफेस के ऊपर जब रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, और स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पर बात करें तो प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन है वो आप बचपन में पढ़ के आए हो। ठीक है, पहले हम जो जिस फिनोमेना की आज की क्लास में बेटा बात करने वाले हैं वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं फिनोमेना की, वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब
सबसे प्यारा और सबसे सिंपल सवाल की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो बहुत प्यारी सी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कोई आपसे रिफ्लेक्शन लाइट की ज्यादा डेफिनेशन पूछने का चांस नहीं है। देखिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, द ये सब बच्चों को पता होगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है डेफिनेशन। जब आपकी लाइट किसी सरफेस के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद वापस से लौट के आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जब आपकी लाइट टकराती है किसी चीज से और टकरा के क्या होती है, वापस से सेम मीडियम में आ जाती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, उस तरह की चीज को बोलता हूँ मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसके यहाँ पे एग्जांपल देके, तो एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, और इस दीवार पे एक बॉल, ये बॉल आपने ली और बॉल को टप्पा मारा, तो टप्पा मारने के बाद क्या बॉल आपकी यहाँ से टकरा के क्या ऐसे चले जाएगी, राइट, बॉल ऐसे जाएगी वापस से। तो ये क्या कर रही है बॉल, ये बॉल रिफ्लेक्ट होके आ रही है सरफेस से, टकरा के वापस आ रही है सेम जगह पर, आपने जहां फेंका उस सेम मीडियम में, सेम एरिया में वापस लौट के आ रही है। ठीक है, तो हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम medium after after reflecting from a surface, after reflecting from a surface। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, जब भी आपका लाइट बाउंसिंग करती है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, इनटू द सेम मीडियम, जिस जगह से आई थी उसी एरिया में, जिस एरिया से आई थी उसी एरिया में वापस भी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भेजा उसको पानी से और चली गई वो हवा में, अगर यहाँ पे हवा प्रेजेंट थी तो यहाँ पे भी वो हवा में ही जा रही है। इस तरह की फिनोमिना को हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह से रिफ्लेक्शन लाइट की हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं आपके बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आप बचपन में पढ़ के आए हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके दो लॉ है, इसके दो लॉ है, दोनों लॉ आपको याद भी होंगे, बहुत सिंपल सिंपल से लॉ है। लॉ क्या है, पहला लॉ बोलता है कि आपका द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane। मतलब इसका मैं मतलब आपको बस थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, और एक और लॉ है इसका, ये आपने क्योंकि 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो देर आर लेस चांसेस कि आपसे इस बार पूछा जाएगा एग्जाम में। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा होता है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, angle of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब ये क्या है और कैसे समझे इस बात को, तो आपके सामने एक डायग्राम बना देगी, और ये याद रखना, ये दीज आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, these both of these laws, both of these laws are valid for all types of surfaces, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे So आपका your voice is not coming. आवाज नहीं आ रही मेरी किसी को, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. बीच में चली गई थी क्या? बीच में मेरी आवाज चली गई थी क्या? No, sir. हम्म, No, sir. ओके, तो किसी एक को नहीं आई थी, चलो कोई नहीं। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन इन सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके दो लॉज हैं। अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो आपका मान लीजिए कोई भी सरफेस है आपके पास में, लेट्स से मैंने एक प्लेन टाइप की सरफेस ही बना दी, वैलिड सबके लिए होता है, बस प्लेन टाइप की सरफेस बना दी। तो अगर मैं इसमें मैंने बोला कि लेट्स से कि मेरी एक सरफेस है आपकी प्लेन इस तरह की, ये एक तरह इस तरह की प्लेन सरफेस बना दी मैंने। अच्छा, और इसमें अगर मैं आपका ऐसे बनाया, तो अब देखिए ये क्या है, ये जब मैं ऐसे बनाता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक साइड जो होती है बेटा वो उसकी पॉलिश्ड है,
और एक साइड क्या है, ब्लंट है। पॉलिश्ड और ब्लंट का मतलब होता है एक साइड ऐसी जहां से आपका टकरा के लाइट क्या होगी, वापस से आएगी, और एक लाइट ऐसी होगी जो कि एक तरफ कैसी होगी जहां पे आपकी लाइट नहीं टकराएगी, और टकराएगी तो उसका वहां पे टकराने का कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपकी एक तरफ से हम उसको पॉलिशिंग कर देते हैं ताकि वो लाइट वहां से टकरा सके। तो यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस जो है हमारी, इसको मैं बोलता हूँ आपके पॉलिश्ड सरफेस। मतलब मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी पॉलिशिंग कर दी है कि लाइट इससे टकरा के जाएगी। और पॉलिश सरफेस को हम दूसरे नाम से आपका मिरर भी बोलते हैं। इसलिए मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और एक प्लेन मिरर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए लाइट कैसे आई, लाइट ऐसे आई, एक तरफ से, किसी भी एक तरफ से आपकी लाइट आई, और मैंने लाइट को टकरवाया इस सरफेस पे, ऐसी लाइट आई, इससे टकराई इस करके, ठीक है। अब जब लाइट इससे टकराई, तो मैंने जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपका ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाम लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ, यहाँ पे टकराई है वो मिरर्स के, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम, ये जो रे आई है इसको हम बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे। जो रे आई है इसको हम बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे। हम जहां पॉइंट पे वो टकराई है आपके प्लेन के साथ में, ठीक है, लेट्स से पी है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं। वहां पे क्या खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल लाइन, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल का मतलब हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर। तो वहां पे एक लाइन खींचते हैं हम इस तरह से, जो कि कैसी होनी चाहिए, जो कि आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों साइड से। और फिर हम पाते हैं कि उस परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ वो लाइट टकरा के वापस जाती है, इस तरह से कुछ जा रही है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पूरा फिनोमिना जो आपके सामने लिखा है मैंने, ये है आपका फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जो जाने वाली लाइट है बेटा, इसको हम बोलते हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो याद रखना, आने वाली को इंसिडेंट रे और जाने वाली को हम रिफ्लेक्टेड रे के नाम से पुकार रहे हैं। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा ये इसने पहला क्या, अच्छा ये जो लाइन थी मैंने जो पीले रंग में बनाई है, इसको मैंने बोल दिया आपका नॉर्मल, एन एन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नॉर्मल होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, पूरा नाम इसका होता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वो सब पूरे पूरे नाम की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ही आपके लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि आपका नॉर्मल टू द मिरर, उसका एक्चुअली पूरा नाम होता है नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो यहाँ पर मैंने पी पॉइंट बनाया हुआ है, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइट टकराई है, यानी इंसिडेंट हुई है, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है उसके। अब यहाँ पे आपको कुछ एंगल देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल दिखेंगे। जैसे कि एक एंगल दिखेगा आपको ये वाला, एक एंगल दिखेगा आपको ये वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। एक एंगल दिख रहा है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिख रहा है। और आपको दूसरा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। आपको नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल दिखेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल दिखेगा। इस एंगल को मैं आपका यहाँ पे पुकारूंगा एंगल आई करके। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे ये है आपका एंगल आई, जो कि ये वाला है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ reflection. The angle between normal and the reflected ray is called as angle of reflection. ठीक है, तो यही क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू, हमेशा क्या होगा वहां पे, एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। बाकी जब हमने मेन क्लास में सारी चीजें पढ़ी तो मैंने इस पे आपको दो तीन सवाल भी करवाए थे। वो सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है टर्म वन के सिलेबस के हिसाब से, बिकॉज आपके ऑब्वियसली सिलेबस में आपको जो चीज दे रखी है उसके क्वेश्चन आने हैं, और वो काफी ज्यादा है उसके अलावा, ठीक है। अब देखिए, ये आपके दो लॉस थे। अब हम, मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में सरफेसेस होंगी, रिफ्लेक्शन ऑन सरफेसेस की अगर हम बात करें, तो आपके सरफेसेस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको दो तरह की सरफेसेस बताई थी, ठीक है। दो तरह की सरफेसेस बताई थी, एक होती है जिसको हम बोलते हैं आपका प्लेन सरफेस, एक होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम पॉलिश्ड करते हैं सरफेस को, तो हम आपका सरफेसेस को मिरर के नाम से भी बोलते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन के केस में हम सरफेसेस को मिरर के नाम से भी बोलेंगे, क्योंकि वहां पॉलिशिंग पाई जाती है। प्लेन सरफेस क्या हो गई, प्लेन सरफेस एक इस तरह की सरफेस हो गई, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से बता दूं, प्लेन सरफेस आपके सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। पर मैं जल्दी जल्दी से आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई बंदा इस तरह से खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरह से खड़ा है, तो यहाँ पर जब भी उसकी इमेज बनती है,
जब भी उसकी इमेज बनती है तो यहाँ पे उसकी इमेज इस तरह से बनती है, ठीक है, इमेज इस तरह से बन गई। अगर मैं इमेज के बारे में कुछ कमेंट करूं तो कैसे बनती है, कैसे बनती है, तो याद रखें यहाँ पे जो इसका राइट और इसका लेफ्ट होता है इमेज का, वो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हो जाता है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट का राइट और लेफ्ट है, इमेज का उल्टा लेफ्ट और राइट हो जाता है। दूसरी बात, जितनी हाइट है आपकी ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होती है आपकी इमेज की, जितनी हाइट है आपके ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट होती है आपकी इमेज की। तीसरी बात, जितना डिस्टेंस होता है आपका ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। तो ये दो चार चीजें हैं जो आपकी होती है। तो हम इस लेफ्ट और राइट को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन होती है यहाँ पे, कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट होने को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन हो जाता है चीजों को वहां पे लिखे। फिर से बता रहा हूँ, नहीं आपके सिलेबस में, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया कि क्या होता है प्लेन सर्फेसेस। जो दूसरी चीज आपके सिलेबस में है, जो दूसरी चीज आपके सिलेबस में है और दूसरी सरफेस कह सकते हैं आपकी सरफेस सिलेबस में है, वो है आपकी स्फेरिकल सरफेसेस, वो है आपकी स्फेरिकल सरफेसेस आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया आपको कि सरफेसेस बोल लो चाहे आप मिरर बोलो, सरफेसेस बोलो चाहे मिरर बोलो, क्योंकि हम जब भी रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो वहां पर हम आपका सरफेस की जगह पे एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्फेरिकल मिरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो भी सरफेस होगी उसमें हम एक साइड क्या करेंगे, पॉलिशिंग कर देंगे, और एक साइड क्या करेंगे, हम आपका एक साइड अनपॉलिश करेंगे या उसको हम ब्लंट कर देंगे। तो इस टाइप से, तो इस टाइप से हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक तरफ पॉलिशिंग करी तो ऐसी सरफेस बन के आ रही थी, इसलिए दूसरे नाम से हम उसको क्या बुला सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बुला सकते हैं। जैसे इसको हम दूसरे नाम से आपका प्लेन मिरर भी बुला सकते थे, इसको हम दूसरे नाम से आपको प्लेन मिरर भी बुला सकते थे, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। अब ये स्फेरिकल सरफेस और मिरर होते क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास में क्या है बेटा, आपके पास में एक इस तरह का आपके पास में एक इस तरह का क्या था, वो था, एक सेकेंड, आपके पास में एक इस तरह का, एक तरह से मान लो गोला था, ठीक है, गोला मतलब स्फेयर ही था, आपके पास में एक तरह इस तरह का गोला था, ठीक है। अपन ने क्या किया फिर, एक और खोखला था, ये अंदर से खाली था, मैंने भरा हुआ बना दिया इसको, मैं खाली बना देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने एक एक क्या लिया, मैंने एक तरह का यहाँ से गोला लिया, ठीक है, गोला मतलब बॉल टाइप की ली, और ये खाली था अंदर से, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, हॉलो स्फेयर लिया, ठीक है, हॉलो स्फेयर लिया, और वो जो कि अंदर से खाली था ऑब्वियसली। फिर मैंने क्या किया, उसको यहाँ से कुछ कट कर दिया, कुछ पार्ट इसका यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ से क्या किया, कट कर दिया। और सिमिलरली मैंने यहाँ से कुछ पार्ट इसका कट कर दिया, किसी भी एक तरह से कर लो, कुछ कोई ऐसे फर्क नहीं, क्योंकि दोनों सेम जैसे दिखेंगे आपको। कट कर दिया। अब कट करके मैंने इसको देखा कि एक बार मुझे ऐसे मिल रहा है और एक बार मैंने ऐसे मिल रहा है, ठीक है, दोनों मैंने ले लिए एक बार, ठीक है। मैंने दोनों का एक बार कट कट करने के बाद में एक पार्ट मुझे ऐसे मिल रहा है जो कि मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा पार्ट मुझे ऐसे मिला है लेकिन मैंने उसको भी ऐसे गोली बनाया है यहाँ पे, ठीक है, दोनों को एक जैसे दिखाने की कोशिश करी है। अगर मैं अगर मैं इसके बाहर वाले पार्ट पे, चलो एक काम करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक पार्ट आपका ऐसे बना दिया मैंने और दूसरा पार्ट ऐसे बना दिया, बोलेंगे सर आपने वैसे काटा है, ठीक है, देखो एक पार्ट कट गया यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर वाले साइड इनर सरफेस को मैं अगर यहाँ पे पेंटेड करता हूँ, यहाँ पे इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनाता हूँ, ठीक है, तो ये, और सिमिलरली इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें बाहर वाले पार्ट में तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो ये बाहर वाला पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका इनर पार्ट है। अगर मैं इनर वाले पार्ट पे पॉलिशिंग करता हूँ, यहाँ पे मैंने आउटर वाले पार्ट पे पॉलिशिंग करा है, तो आपको दो तरह की मिरर देखने को मिलते हैं। इस वाले मिरर को हम प्यार से बुलाते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर, और इस वाले मिरर को जो नीचे बना हुआ है आपका, इसको हम बुलाते हैं आपका कॉनकेव मिरर। तो पहली बात तो यही समझना बहुत जरूरी है कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हम अंदर वाले पार्ट को पॉलिश करते हैं और बाहर वाली पार्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड बनाते हैं, और कॉनकेव मिरर में हम बाहर वाले साइड को पॉलिश करते हैं और अंदर वाले पार्ट को क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड बनाते हैं। डेफिनेशन फिर से आपसे कोई नहीं पूछेगा इनकी, ये आपकी क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड्स होते हैं, बस इतना फर्क होता है दोनों में, बिल्कुल उल्टे उल्टे रिफ्लेक्टिंग साइड्स होते हैं जहां पे आपकी लाइट आके टकराएगी, ठीक है। तो ये आपको समझाना चाहिए। अब सुनिए, आगे हम बात करें तो कुछ चीजें हैं, इनमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको इन दोनों मिरर्स के लिए पता होना चाहिए। कुछ टेक्निकल टर्म्स से मेरा कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन हैव इजी अंडरस्टैंडिंग कि ये आपको उनकी ज्योमेट्री के बारे में समझने में अब चीजें इंपॉर्टेंट है, पोल समझना है हमको। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज।
ये दोनों के लिए लागू होंगी। तो मैं हर जगह आपको कॉनकेव मिरर के लिए भी समझाऊंगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये बात सेम टू सेम समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो फर्स्ट हो गई बेटा आपकी पोल, फर्स्ट हो गई पोल, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस भी इसलिए समझना, डेफिनेशन नहीं कहूंगा मैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। अब देखिए पोल क्या होता है। पोल एक ऐसा पॉइंट है आपका जो कि आपका ज्योमेट्रिकली इस मिरर को, जो भी आपने मिरर काट के बनाया था आपने, ठीक है, वो आपके उस मिरर को लगभग आधा आधा काट देता है, लगभग आधा काटता है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना आपकी स्फेरिकल मिरर की, उसका मिडिल पॉइंट है, उसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं उसके बारे में लिख दूं ऐसे करके, उसकी डेफिनेशन लिख दूं सिंपल सी, तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने ये होगी मेंशन कि पोल एक तरह से इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साइड, इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साइड। देखिए, तो जैसे द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेट्स से कि मैंने बनाया इस तरह से, एक आपको बनाया, ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका सेंटर मतलब ये पूरा है, इसका सेंटर पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, और ये मिरर के ऊपर ही लाई करता है, सरफेस के ऊपर लाई करता है, तो ये हो गया। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पी, जो लगभग बीचों बीच हो आपके उस पे मिरर के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में बनाना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ हो जाएगा, वहां भी यहाँ कहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पोल। तो पोल बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके मिरर में, याद रखें। पोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे जाके इसको हम और डिटेल में देखेंगे तो ये आपको बताएंगे कि जो पोल है, ठीक है, इट एक्ट्स एज ओरिजिन, इट एक्ट्स एज ओरिजिन, ठीक है। ये आपके ओरिजिन की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये हम आगे जाकर देखेंगे, अभी अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्या होता है, क्यों करता है, वो हमारा जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखा दूंगा जल्दी से। इसको हम जनरली कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो भले ही आपका कॉनकेव हो, ये आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है, भले ही आपका कॉनकेव हो, भले ही आपका कॉन्वेक्स हो, कोई भी एक मिरर हो, ये है तो बेटा आपके एक स्फेयर का ही पार्ट है, एक स्फेयर से काट के तो मैंने बनाया था, याद रखो। ये आपका जो स्फेयर था, ये जो आपका हॉलो स्फेयर था, इसी को काट के तो बनाए थे, हाँ सर उसी को काट के बनाए थे। तो जब मैंने उसको काट के बनाया था तो ऑब्वियसली उनका कोई, इसका कोई सेंटर भी होगा, उस स्फेयर का कोई सेंटर होगा ना, उस स्फेयर का कोई सेंटर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो उस स्फेयर का सेंटर है, जो उस स्फेयर का सेंटर होता है, वही क्या होगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा, और वही क्या होगा, इस कॉनकेव मिरर का भी सेंटर होगा। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैन बी डिफाइंड एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको जो टेक्निकल डेफिनेशन देता है वो मैं आपको सामने पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, देखिए अगर इसकी डेफिनेशन जो होती है, टेक्निकल डेफिनेशन जो किताबी भाषा है, वो मैं आपके सामने लिख दूं तो वो ये बोलती है आपका कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो किसी मिरर का पार्ट है, वो किसी मिरर का पार्ट है, ठीक है, लिखा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। लेकिन मैं हल्की सी इसकी डेफिनेशन चेंज करूंगा आपके सामने और लिखूंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधे it is the center of the center of the sphere of which the spherical mirror is part of, spherical mirror is part of। मतलब इसका सिंपल सा कहने का क्या है कि जिस स्फेयर से आपने ये मिरर काटे थे, उस स्फेयर का कोई सेंटर था ना, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब हम इनको अलग अलग बना के देखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट, ठीक है, जब मैंने कॉन्वेक्स वाला पार्ट बनाया तो मैंने बोला इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, जैसे कॉन्वेक्स वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, इसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है, इसका सेंटर आपको राइट में दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर सी, ये सी, ठीक है। सिमिलरली मुझे कॉनकेव मिरर उठाना है, मतलब ये वाला मिरर उठाना है, मतलब मैंने अगर उसको ऐसे बनाया, ठीक है, तो उसको आप स्फेयर को देखो, ये है आपका स्फेयर, मेन स्फेयर क्या है, ये वाला। इस स्फेयर के लिए सेंटर कहाँ पर है, स्फेयर के लिए सेंटर आपका यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर कर्वेचर लेफ्ट पड़ रहा है, इसका सेंटर कर्वेचर राइट पड़ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा लेफ्ट पड़ेगा और
कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा राइट पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं लेके आना है। पर तो कहीं लेफ्ट या राइट कहीं पर तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ से उसको देख रहे हो या आपने किस साइड उसको पॉजिशन किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम यही डायग्राम हमेशा लेके चलेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही डायग्राम हमेशा लेके चलेंगे कि आपका कॉनकेव मिरर का हमेशा सेंटर ऑफ सी जो होगा लेफ्ट साइड होगा, और आपका जो सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा राइट साइड होगा आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम ऐसा हो हमेशा जरूरी नहीं है। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, इतना तो मैं कहता हूँ, चाहे आपका लेफ्ट पड़े या राइट पड़े, लेफ्ट और राइट की तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं आपका। इसको हम बात कर सकते हैं कि आपका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कौन सा मिरर है आपका? ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर है। और ये ऊपर वाला मिरर कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स मिरर है। इतना तो हम पक्का कह सकते हैं आपका, इतना तो हम पक्का कह सकते हैं आपका कि इस केस में आपका, देखो, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा होगा भाई, ऑब्जेक्ट तो वहां रखा होगा ना जहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ से आएगी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पे रखा होगा क्योंकि लाइट यहाँ से आएगी इस तरह से। तो इतना पक्का है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा होता है, उस साइड को बेटा हम इन फ्रंट साइड बोलते हैं। ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, ये बिहाइंड द मिरर हो गया, और हमारे घर में लाइट भी चली गई। ठीक है, और जैसे ये आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये वाली साइड को इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलेंगे, इसको हम बिहाइंड द मिरर वाली साइड बोलेंगे। ठीक है, मेरी शक्ल बहुत भूतों वाली दिख रही होगी इसलिए मैं हटाया था अपनी वीडियो। ठीक है, तो ये बिहाइंड वाली सरफेस हो गई, साइड हो गई। तो हम ये हमेशा पाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में जो सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ये बात पक्की हो जाएगी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें आपका कॉनकेव मिरर में, तो सी जो होता है इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमेशा मिरर के क्या होता है आपका फ्रंट की साइड में, उसके फ्रंट की साइड में होता है। एंड फ्रंट साइड हम वो साइड लेके चलते हैं जहां पे आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है, उसको हम फ्रंट साइड, या फिर जहां से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करके आ सकती है उसको हम बोलते हैं आपका इन फ्रंट साइड। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या डेफिनेशन है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे जैसे आएंगी। नेक्स्ट होगी आपकी टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड टर्म है बेटा आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर नाम से बुलाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से पुकारेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल आर से बुलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा, हम बात करें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं हो जाएगा। अब जानते हो आप रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है ऐसी लाइन जो सेंटर और आउटर पॉइंट ऑफ के को जोड़ती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए आपका ये एक स्फीयर है और इसका सेंटर सी है यहाँ पर। जब मैं इसको इस पॉइंट से किसी पॉइंट से जोड़ देता हूँ तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं? सब पॉइंट क्या है? रेडियस है आपकी। ये सारे पॉइंट क्या है? रेडियस। ये सारे पॉइंट क्या है आपके? रेडियस। सब सारे पॉइंट क्या है? रेडियस है। तो सेंटर से निकलने वाली लाइन जो सरफेस को छूती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो उसकी जो प्यारी सी सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द spherical surface of the mirror forms a part is called the radius of curvature of the। यहाँ पे थोड़ी सी इसने सही डेफिनेशन दी है। ठीक है, अच्छी डेफिनेशन दी है, और इसी तरह की डेफिनेशन आपको लिखी है, पहले भी देनी चाहिए थी उसको, पर ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आपका जैसे मैंने ये बनाया है आपका, इस तरह से मैंने आपका जो स्फेयर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इसका ये सेंटर था, और ये आपका इस साइड से मैंने इसको कट कर दिया। तो कट करने के बाद ऑब्वियसली ये यहाँ से जब यहाँ को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये भी रेडियस, ये सब क्या है? ये रेडियस होते हैं। मतलब सिंपल सा क्या मतलब है इसका, कि जो आपके स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर के पार्ट थे, उसका जो बेटा रेडियस होता है ना, वही आपके स्फेरिकल मिरर का भी क्या होता है? रेडियस होता है। बस सिंपल एज दैट। मतलब अगर मैंने इस तरह से आपका कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, इस तरह से मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? बिहाइंड पड़ता है ये। तो इससे मैं अगर किसी भी पॉइंट को जोड़ूंगा यहाँ पे, इससे मैं अगर किसी भी पॉइंट को यहाँ पे जोड़ूंगा जो कि आपका इस तरह से, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, sorry, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे, क्योंकि ये आपके उस स्फीयर का पार्ट है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कॉनकेव मिरर के लिए समझाना चाहूंगा तो आप वो भी समझ जाओगे, उसमें मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम गंदा बन रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट और लास्ट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी लास्ट है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ इन चीजों का लास्ट अभी।
ठीक है, वो है आपका जिसको हम बुलाते हैं नाम से आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम बुलाते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, और यही आपके चीजों को आगे जाके चेंज करेगी आगे जाके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसको कोई शॉर्ट वर्ड में लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है। ये पहली बात तो एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये एक तरह की क्या है आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि कहां से जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, ठीक है, जो कि कहां से गुजरती है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं इसकी छोटी सी प्यारी डिफिनेशन लिख दूं, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन। पहली बात तो सवाल क्या बन जाएगा कि ये एक तरह की क्या होती है, आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is this line is known as principal axis, this line is known as principal axis। अब समझते हैं इसको क्या बोला चाह रहा है यहाँ पे। देखिए, तो बोल रहा है कि आप एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, ध्यान देना, इसको ध्यान देना, एक इमेजिनरी लाइन बनाओ। जैसे मैंने क्या किया, आपका यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया, इस टाइप से मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद चीजें थोड़ा चेंज होंगी आपकी, और चीजें अच्छे की ओर जाएंगी और डीप ऑफ सिलेबस में जाएंगी। फिर मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे बना दिया सेंट, इसका जो रेड पोल होता है, पोल कहाँ होगा बेटा, इसका पोल होगा इसका यहाँ पे, ये रहा इसका पोल, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही बात है। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन से मेरा कहने का मतलब क्योंकि ये लाइन आपकी कोई अलग से आपने बनाई है, बस अपने दिमाग में होती भी है, पर आप अभी के लिए उसको दिमाग में बना दो ऐसे की, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। ये जो लाइन आपने बना दी है, विच इज पासिंग थ्रू सी एंड पी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पे सारी चीजें हम इसी के ऊपर हिसाब से करेंगे, ठीक है। सिमिलर ये मैंने किसके लिए बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका कॉनकेव मिरर के लिए। सिमिलरली आप इसी चीज को आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात तो नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ होता है सेंटर, बस सेंटर को ध्यान रखना है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो आपका बिहाइंड द मिरर होता है, या फिर राइट साइड पे होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये बना दिया इसका पोल, इसका पोल बनेगा आपका पोल, तो यहीं पे होगा सेंटर पे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका उसको हम बोलेंगे आपका प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, आई होप कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक अच्छी बात देखने को क्या मिल रही होगी कि ये सेंटर है और ये पोल है, और पोल इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। थोड़ा ध्यान दो, ये जो बीच का डिस्टेंस होगा इनका सी और पी का, वो और कुछ नहीं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। देखो ध्यान से, ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वही वाला पार्ट है। तो हमें आज के बाद में हम हमेशा आर को ये लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। सी और पी के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम हमेशा लेके चलेंगे। तो हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो क्या, कि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी एंड पी, सी एंड पी सेंटर, पूरा ना आप लोग पूरा नाम लिख के आओगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। एक और सिंपल सी लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, बस एक सिंपल सी लाइन है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये पोल पे मिला तो रहा है, ठीक है, पोल पे मिला तो रहा है, लेकिन ये आपके एक और बात मैं यहाँ पे देता हूँ, एक सेकेंड, पोल पे मिला तो रहा है, लेकिन ये एकमात्र लाइन है आपकी जो कि क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है मिरर पे। ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, पर बस समझ लो क्या लिखना चाह रहा है। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट दिस पोल, मतलब ये जो यहाँ पर आपका पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, पर बस पता होना चाहिए, आपको बता दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कुछ शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट शब्द, जो आपको बुक में नहीं बता रखे हैं और डायरेक्टली आपको समझा दिया गया है कि ऐसा ऐसा होता है। एक चीज होती है जिसको हम, ये हम इमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इमेजेस ही ऐसी होती हैं, ये आपकी ऑब्जेक्ट भी ऐसे हो सकते हैं, पर हम इमेज के बारे में ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। इमेज क्या होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको अगर दोनों की बातों को समझा दूं, तो देखो, ऑब्जेक्ट क्या होती है,
और इमेज क्या होता है, इसके बीच में एक टेक्निकल डिफरेंस अगर आपको समझना हो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, क्योंकि आप क्लास 12 में वापस जाके पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे हेल्प आउट करेंगी पक्का पक्का। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जनरली हम ओ से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, ये वो जगह है या ये वो पॉइंट है, मैं इसको सिंपल से अगर भाषा में समझाऊं आपको, ये वो जगह है या वो पॉइंट है या वो जगह है जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, बस इतना याद रखना दिमाग में कि ये वो जगह फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर कमिंग, फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर कमिंग, जिस जगह से आपकी इंसिडेंट रेज आ रही होती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो इमेज क्या हो जाती है, देखो ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट से आपकी क्या आई, लाइट आई, उसको हमने आपका बोल दिया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद में फिर वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे बनने के बाद में जो चीज बनती है, जहां पर आपका वेयर वेयर रिफ्लेक्टेड रेज वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, तो जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, आपका इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब इमेज आपकी दो तरह की बनती हैं जनरली, इमेज आपकी बेटा क्या होती हैं, दो तरह की बनती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं आपका रियल, एक बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका रियल इमेज, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसका क्या मीनिंग है, ढंग से मीनिंग आपको जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, अब ये क्या फर्क होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। रियल को हम हिंदी में बोलते हैं आपका वास्तविक, अब नाम हिंदी नाम सुन के थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता है और कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं आपका वास्तविक। ठीक है, और आपका वर्चुअल होता है, इसको हम बोलते हैं आपका आभासी। थोड़ा सा हिंदी नाम सुन के बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ये अब मेरे को हल्का हल्का समझ में आ रहा है। तो वर्चुअल इमेज या रियल इमेज, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज का मतलब होता है जो एक्चुअली में बनी है। अब एक्चुअली में बनने का मतलब क्या होता है सर, एक्चुअली में बनने का मतलब ये होता है कि जब आपकी, देखो इमेज है क्या, जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेस क्या कर रही है, मीटिंग कर रही है। ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारे केसेस में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ऐसा पॉसिबल है कि आपकी रिफ्लेक्टेड रेस दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, बट फिर भी इमेज बन गई। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप मिरर में, आप अपने घरों में जो मिरर इस्तेमाल करते हो उसमें जब अपनी इमेज को देखते हो तो वो वहां पे मिरर के अंदर थोड़ा लाइट घुस गई है, टकरा के लाइट वापस आपकी तरफ ही आ रही है ना, अंदर तो नहीं घुस रही लाइट। जब अंदर लाइट घुसी नहीं, लेकिन इमेज कहां बन रही है, इमेज तो अंदर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, जब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, अंदर बन रही है, और जबकि वहां पे लाइट गई ही नहीं, तो इसका मतलब वो लाइट एक्चुअली में टकराई नहीं थी, लाइट एक्चुअली में टकराई नहीं थी। जो लाइट एक्चुअली में टकराई नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब वहां पे जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज, आभासी। लग रहा है कि वहां पे लाइट टकराई होगी पर एक्चुअली में टकराई नहीं है। ठीक है, लगता है आपको कि लाइट वहां पे टकराई होगी पर टकराई नहीं है। तो रियल इमेज क्या होती है, when when the reflected rays when the reflected rays meet actually, when the reflected rays meet actually, क्या मतलब है, थोड़ी देर में रुक जाओ बस समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली चीजें। when the reflected rays meet actually, उस टाइम पे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं आपकी रियल इमेज। बट when the reflected rays when the reflected rays do not meet actually, do not meet actually, but appears to meet, but appears to meet, मतलब कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मिल नहीं रही हैं पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं, आभास हो रहा है, फीलिंग आ रही है हमें अंदर से कि मिल जाएंगी, appears to meet। तो ऐसे टाइम पे जो बेटा इमेज बनकर तैयार होती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जिस तरह मैं आपको वर्चुअली इस चीज को समझा रहा हूँ वैसी वर्चुअली बनती भी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं कैसे। तो वो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे नाम बताता हूँ, एक जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पढ़नी है। ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी से चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। वो होती है आपकी फोकस एंड फोकल लेंथ, वो होती है आपकी फोकस एंड फोकल लेंथ। तो सुनिए फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ है ना, हमने कितनी टर्मिनोलॉजी देखनी है आपकी, यहाँ पर हमने 4 देखी थी। हाँ ठीक है, तो आपकी फिफ्थ है, इसको हम बोलते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली फोकस नाम से भी इसको कई बार पुकारा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। और इसी के साथ में हम इसी में देख रहे हैं आपका फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को बेटा हम कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें आपका, तो क्या होती है सुनिए।
तो देखिए अब हम यहाँ पे अगर बात करें इनकी प्रिंसिपल फोकस, देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपका पहले लिया एक कॉनकेव मिरर, मैंने लिया पहले एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। डेफिनेशन तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखिएगा। डेफिनेशन जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें मैंने सबसे पहले बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो जो लाइन जो आपकी पोल से और सी से पास करती है उसको हम बोलते हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट्स बना दिए, तो ये हो गया आपका पी पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका सी पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ रेस ली, मैंने कुछ रेस ली विच आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द, कुछ रेस ली विच आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसके पहले मैंने एक रे बनाई ऐसे करके, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं से जाएगी, और इस तरह की सरफेस से वो मुझे दिख रहा है साफ साफ कुछ स्टेप से जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि एक और लेते हैं, एक और इंसिडेंट रे लो जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं ये पाऊंगा कि ये टकराने के बाद क्या होता है ना, वो भी उसी पॉइंट से जा रही है जहां से वो पहली बार गई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से। सिमिलरली मैंने यहाँ से क्या बोला, एक और, चलो एक रे नीचे से भेज के देख लेते हैं, एक रे नीचे से भेज के देख लेते हैं यहाँ से। जब वो टकराती है तो वो क्या करती है, कुछ यहाँ से इस तरह से निकलती है, और वो भी एक ही पॉइंट से गुजर रही है। तो मैं ये देखता हूँ, मुझे एक चीज, बहुत शानदार चीज समझने को मिलती है यहाँ पे, कि क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है जहाँ पे सारी रेस गुजर रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस भी, या प्रिंसिपल फोकस बोलता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, तो देखिए ये वाली रेस कौन सी है, इंसिडेंट रेज है। ये वाली रेस क्या है, आपकी मिरर की तरफ आती हुई रेस है, टकराने से पहले इंसिडेंट रेस है। तो और खास बात क्या है, दीज आर इंसिडेंट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक डेफिनेशन, इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसे बनेगी, ऑल द इंसिडेंट रेस विच आर पैरेलल टू, ऑल द इंसिडेंट रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी आपकी, ये थी प्रिंसिपल एक्सिस। all the incident rays which are parallel to principal axis passes through a point after reflection is known as principal focus। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। जो जाने वाली लाइट थी इनको हम बोलते हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये जाने वाली लाइट है, इनको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया। ये मैंने किसके लिए समझाया, अभी तक पूरी पूरी बात मैंने आपको समझाई है कॉनकेव मिरर के लिए, सारी बात मैंने किसके लिए समझाई है आपको, कॉनकेव मिरर के लिए। अब मैं यही सेम टू सेम चीज, यही मैं सेम टू सेम चीज आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, इस टाइप से बना दिया, इस टाइप से बना दिया आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। और इसमें फिर मैंने क्या बनाई, हमेशा की तरह प्रिंसिपल एक्सिस बनाई यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जब मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें आगे, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस बार थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से क्या करता हूँ, एक इंसिडेंट रे लेता हूँ विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ले ली। और जब मैं देखता हूँ कि, लेकिन इस बार टकराने के बाद क्या होगी, सेम मीडियम में जाना ना, जहां से आई वहीं, तो कुछ इस टाइप से चली गई, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि एक और लाइट ले लो, जैसे मैंने पिछली वाली थी, तो मैं देखता हूँ कि वो भी कुछ आपकी, कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे चली जाती है, इस तरह से चली जाती है वो, इस तरह से जाती है, ठीक। सिमिलर फिर मैं नीचे से लेता हूँ, जब नीचे से लेता हूँ तो वो कुछ आपकी इस तरह से जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब देखना, अब ध्यान देना, अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे सर ये तो कहीं टकराने नहीं वाली। देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ये पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे आई पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन टकराने के बाद ये यहाँ चले जा रही है, ये यहाँ चले जा रही है, ये यहाँ चले जा रही है, तो ये तो कभी मीट ही नहीं कर रही, ये कभी भी आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बनेगा, यहाँ प्रिंसिपल फोकस बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 कुछ यहाँ था। कैसे बनेगा, इस बार हम जानबूझ के रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। इस बार जानबूझ के हम उस रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसको किया, इसको भी एक्सटेंड करूंगा पीछे की तरफ, इसको भी एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो फिर भी जब मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ तब मुझे टकराती हुई महसूस होती है, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा आपका, उस टाइम पे फोकल फोकस बोल दूंगा, या आपका प्रिंसिपल फोकस बोल दूंगा। तो यहाँ पे ये बन गया, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब वही सारी बातें करने वाला हूँ मैं यहाँ पे वापस से। अब देखो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे जो फोकस बन रहा है कॉनकेव मिरर में, जो फोकस बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो हमेशा बनता है आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो कहाँ बन रहा है, हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। यहाँ पर जो फोकस मिल रहा है वो आपको कहाँ मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे कहाँ बन रहा है आपका, बिहाइंड द मिरर, आपको मिरर के पीछे की साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं,
तो यहाँ पर अगर आप जब इसको प्यार से देखोगे तो फोकस आपको लाइनों के टकराने से मिला है, रिफ्लेक्टेड रे के टकराने से मिला है ना, बिल्कुल मिला है सर। जब भी रिफ्लेक्टेड रे के टकराने से कोई चीज अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में टकराई होती है, अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे बेटा एक्चुअल में टकराई होती है, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे चीज रियल बनी होती है। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड, सारी रे एक्चुअल में टकरा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आपका यहाँ पे जो फोकस होता है वो कैसा होता है आपका, दिस इज योर रियल फोकस, दिस इज योर रियल फोकस। यहाँ पे कैसा फोकस देखने को मिलता है आपको, रियल फोकस देखने को मिलता है। सिमिलरली सिमिलरली जब मैं इस वाले केस में फोकस को देखता हूं, जब मैं इस वाले केस में फोकस को देखता हूं, तो यहाँ पे कैसा फोकस मिलेगा आपको, इमेजिनरी फोकस। क्योंकि आपका एक्चुअली बंद थोड़ा रहा था, आपने जबरदस्ती लाइन खींच के करी है। जब आप इमेजिनरी चीजों की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका वर्चुअल। तो यहाँ पे बेटा कैसा फोकस मिलता है देखने को आपको, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस या वर्चुअल फोकस देखने को मिलता है। बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या होती है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा आपकी, वो होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो बहुत सिंपल चीज है, सारे डिस्टेंसेस आपको हमेशा कहाँ से मेजर करने हैं, आपको पोल से मेजर करने होते हैं, स्मॉल एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपका, सिंपल सा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन आपका प्रिंसिपल फोकस, पूरा नाम ही लिखता हूँ, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, एंड द पोल। हमेशा कोई भी डिस्टेंस जब आपको नापना होगा ना, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या अलोंग ही आप किसी भी डिस्टेंस को नापोगे आज के बाद, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहो, दिखाऊंगा थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा और कुछ नहीं है, पर फिर भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहो इस जगह पे, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, ये है आपका फोकस, ये है आपका पोल। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ इस टाइप से, ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे इसका फोकल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलता हूँ आपका, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को यहाँ का फोकल लेंथ बोल लूंगा। तो ये आपका फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ की यूज जो पड़ेगा वो नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगा, अभी के लिए नहीं है। तो अब अगर हम थोड़ा सा वापस लौट के आए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है फोकस की। तो फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द पॉइंट, मतलब जब आपकी रेज जो होती हैं, दे अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं आपका, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी ना, उसने उसकी कोई ढंग की, मैं कहूँ तो डेफिनेशन दे नहीं रखी, ढंग की। आपकी जो एनसीईआरटी है उसने कोई खास या अच्छी डेफिनेशन नहीं दे रखी है। तो पहले मैं वो डेफिनेशन आपके सामने देता हूँ कि सेंटर ऑफ की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये होती है, all the incident rays, all the incident rays, और पूछी जा सकती है एग्जाम में, parallel to principal axis, principal axis after reflection meets or appears to meet। appears to लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वो अपीयर करती है, इस जगह पे वो अपीयर करती है और इस जगह पे एक्चुअली करती है। मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट known as known as प्रिंसिपल फोकस। तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या फिर कई बार सिंपल फोकस बोल देते हैं, चलता है काम। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब बाय डेफिनेशन और बाय थोड़ा सा हम आगे, जब आप क्लास 12th में आओगे तो आप उसका प्रूफ भी करोगे। ठीक है, अभी वो प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं, मैं अभी मिरर फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहा, किसी और प्रूफ की बात कर रहा हूँ। हम आगे जाके ये प्रूफ देखेंगे क्लास 12th में, कि जो आपका यहाँ पे फोकल लेंथ होती है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे फोकल लेंथ मतलब ये एफ, या फिर फोकस आपका सी और पी के बीच में पड़ रहा है। आपका जो फोकस है वो हमेशा सी और पी के बीच में लाया करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये सी है, ये एफ है और ये पी है, तो हमेशा आपका सी और पी के बीच में लाया करता है। और बाय कैलकुलेशन आगे जाके देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली, ये एक्चुअली में अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। हम अगर हम बात करते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर, फॉर स्फेरिकल, अब ये आपको इतने ऐसे टेक्निकल टर्म दे रखे हैं पर आपको समझा नहीं इसका, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर्स। ठीक है, अब ये आपको बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि एपर्चर्स क्या होता है, एपरेचर्स क्या होता है। बच्चे इसको एपर्चर्स पढ़ते हैं, कोई इसको एपरेचर्स पढ़ रहा होता है। एपर्चर होता है शब्द, एपर्चर्स।
एपर्चर का मतलब ये मान लो बस आप इसकी बात करो, साइज ऑफ मिरर की बात कर रहे हो बस अभी के लिए, आप इतना समझ लो, क्योंकि क्लास 12th में हम डिटेल में पढ़ते हैं। एपर्चर की जब बात होगी तो इसका मतलब है साइज ऑफ मिरर की बात कर रहा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है आपका। तो जब आप बहुत छोटे मिरर लेके चलते हो तो उस केस में ये हमेशा याद रखना कि आपका फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि आपका व्हेन योर इन स्मॉल मिरर्स या इन स्मॉल साइज की मिरर्स में, ठीक है, आपका फोकल लेंथ, स्मॉल मिरर ही आपके सिलेबस में, ज्यादा बड़ा सिलेबस में है भी नहीं, तो इस केस में आपका जो फोकल लेंथ होता है इट इज इक्वल टू r/2। मतलब अगर कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 दे रखा है तो आपका फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ नहीं देगा क्वेश्चन में, याद रखना फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ हो जाएगा बेटा आपका r/2। ये आपको याद रहना चाहिए। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ। आई होप कि इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी। तो बेटा आज क्लास को हम इतना ही करने, क्योंकि नेक्स्ट अगर हम जो टॉपिक है वो आपका थोड़ा बड़ा जाएगा, जिसमें हम आपका पढ़ने वाले हैं आपकी इमेज डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी कैसी कैसी रेज होती हैं, कैसी कैसी रेज जाती हैं, उससे टकराने के बाद कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और उसी के साथ फिर उसी क्लास में हम पढ़ लेंगे आपका मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम उसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा फोकस रहेगा कि हम मिरर को खत्म कर लें। फोकस मतलब ये वाला फोकस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हमारा काम रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा कि हम आपका मिरर वाले पार्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपका ऐसी 2 क्लास चलेगा आपका, ठीक है, और उन 2 क्लासेस में हम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी खत्म कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसी क्लास में अगर टाइम बचा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे आपका, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी पावर ऑफ लेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, ये मान के रखा कि इस बार 100%, 110, 150, 160, आपका 200% एक सवाल आपका पावर ऑफ लेंस से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो उसको हम देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर हल्का सा बड़ा है और इसको हम रिवीजन भी करेंगे ना अगर, तो इतना देखो, जब हमने पहली बार ये सब पढ़ा था तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आपका ये सब पढ़ा था मेन क्लास में, जब हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हमने इसको पढ़ा था तो उसको हमने कम से कम ये मान के चलिए 8 9 10 दिन पढ़ा था आराम से, 8 9 10 12 दिन पढ़ा था आराम से, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बड़े कंसाइज वे में, कम रिविजन वे में, और इस तरह से कि आपको सारे नोट्स भी मिल जाए और आपको सारी सारी पढ़ाई भी पूरी हो जाए, उस हिसाब से अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका ये लगभग 3 से 4 दिन का ये टॉपिक है। तो चलना भी चाहिए और उतना चलेगा भी। आपसे बस इतनी ही गुजारिश है, कृपया करके ये वीडियो पूरी देखा करो। अगर आपने क्लास अटेंड करी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तो कृपया करके जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो अपने दोस्तों से बोलो, आप खुद से भी रखो कि वीडियो पूरी देखो। कुछ लिखना है कुछ नहीं लिखना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास पूरी अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप पूरी क्लास अटेंड करते हो ना, तो आपको सारी चीज, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में रिवाइज हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है। फिर आपको याद आता है ऐसा ऐसा था। तो जो भी एग्जाम में, अब एग्जाम तो बहुत क्लोज आ गए आपके, बस 1 महीना टाइम बचा है, 18 तारीख हो गई आज, ठीक है, 1 महीने का ही लगभग टाइम बचा है। तो उस हिसाब से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। और रिवीजन लगातार होना, एक स्टूडेंट की लाइफ में रिवीजन लगातार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हम इसको अंडरटेक करेंगे कि वो आपका कहीं पीछे ना छूटे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वापस से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि सबको ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। फिर आज क्लास हम यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।